सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है सत्यानंद मिश्रा। ये हैं सीधी मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको सबसे पहले बताऊंगा कार्यक्रम के आरंभ में मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने इस अध्याय में, मैं अब मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में हूं, जिसमें विभिन्न कर्तव्यों के बोध के बाद आरंभ में पहले चैप्टर में, अपने पहले अध्याय में मैंने बताया सृष्टि का विकास के प्रक्रम, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और कर्तव्य का बोध। अब इसमें संस्कारों का आरंभ होगा, पर उसके पहले भगवान ने कर्म के बारे में बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो कृत्य है और प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्म है वो वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, ग्रंथों से होते हुए आना चाहिए। मतलब आपकी जो डगर है जीवन की, वो उसकी जो रास्ते की स्थिति है वो कैसी हो, उन सबसे गुजरती हुई जाए। क्लियर है? किसी ने लिखा था, जैसे मैं कहता हूं कि मानवता का सबसे बड़ा संविधान और सनातन का ही नहीं संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा संविधान है मनुस्मृति, जिसमें मानव के जीने की पद्धति के बारे में बताया गया है। और प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग जो कम से कम देहवादी भयंकर नहीं है, वो जरूर इसे मानने की स्थिति में है। अलग बात है, कई बार यहां पद्धति को लोग विश्वास में नहीं रखते, इस वजह से इसे जलाने की बात कर देते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा अटपटा लिखा था, तो कई बार मैंने सीधी बात कर दी कि आपको मेरे चैनल पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सीधा मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने संविधान पे विश्वास करता हूं। मैंने कहा मेरा भी है, पर मेरे लिए देश सर्वोत्तम है, उससे पहले मेरा धर्म आगे है। मेरे लिए देश से ज्यादा धर्म मायने रखता है। धर्म रहेगा, देश बचा लूंगा। देश रहेगा और धर्म नहीं रहेगा तो देश को भी बचा नहीं पाऊंगा। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो कैसे भी हो। धर्म नहीं तो विलुप्त होने में देर ना लगे। क्लियर है? आइए अब कार्यक्रम पे लेके आता हूं। ये कुंडली मीन लग्न की बनी है। बहुत अच्छी बात है, इनकी कुंडली में ये पदाधिकारी हैं, बड़े अच्छे पद पे हैं। और अभी इनकी कुंडली में शनि की दशा आरंभ होने वाली है। शुक्ल पंचमी का इनका जन्म है। बुधवार दक्षिणायन मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं। भगवान ने अपने आप को मार्गशीर्ष माह कहा है, माहों में मार्गशीर्ष माह। और मीन लग्न की कुंडली लग्नेश चतुर्थ भाव में, बुध से दृष्ट जो चतुर्थ के अधिपति हैं। ध्यान से समझिए कैसे कुंडली मजबूती की तरफ अग्रसर हो रही है। केंद्र के अधिपति केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियों का बनना, सप्तम भाव बाधकेश होगा। और ये मिथुन राशि में गुरु का गोचर व्यक्ति को मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा, और हर वो चीज थोड़ी थोड़ी कम मिलेगी। व्यक्ति मेहनत करेगा तब जाकर के उसको मिलेगा। कई बार उसको जो मिलना चाहिए वो ना मिल करके किसी दूसरे को मिल जाएगा। कई बार उससे बहुत कमजोर व्यक्ति उससे आगे बढ़ जाएंगे और वो टुकुर टुकुर ताकता रहेगा। कई बार वो उससे, उसके जीवन में धन बचेगा पर उतना नहीं, उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ बड़ा रहता है। उससे कम जानकार उससे आगे बढ़ जाएंगे और वो वहीं का वहीं बैठा रहता है। इसके ऊपर आत्मीयता का दबाव इतना होता है कि वो उस आत्मीयता को झेल और छोड़ नहीं पाता। उसी आत्मीयता के कारण कई बार इसे अपनी जो स्थिति है वो कमजोरी से बितानी पड़ती है। दूसरी बात है, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उन्हें देख रहा है, और गुरु ने बुध को देखा, शिक्षकीय योग लगाया। ये वर्तमान में अभी शिक्षक ही हैं, और यूपीपीएससी ऐसे करके कुछ ऐसे, उससे इन्होंने परीक्षा पास करके अच्छे पद पे अपने आप को सुशोभित किया है। एकादशवें के चंद्रमा सब कुछ देने वाले होते हैं, ये मैंने बताया है। पर इनकी कुंडली में चंद्रमा पापक है, इस वजह से थोड़ा कमजोर या कम, और गुरु से सकट योग में है, सकट योग में है, सकट योग में है। इस वजह से अपने मन का जिद्दी और समाज में कई बार थोड़ा कम पाने वाला बना देगा। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में अकेले बैठना और मंगल के नीच का भंग करना। गुरु उच्चाभिलाषी, और यहां पे बाकी और अन्य कोई ग्रह ऐसे कमजोर नहीं बैठा है। गुरु और बुध का परिवर्तन ये सामान्यतया सबको दिख रहा है। शनि का जो विपरीत राजयोग है वो सबको दिख रहा है। शनि किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। इनके ठीक पीछे मंगल नीच के
कमजोरी के कारण बनेंगे। और 12वें भाव के अधिपति जब 8वें भाव में बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो अच्छाइयां देते हैं। आरंभ में थोड़ा कम, बाद में चल करके चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होंगी। यहाँ आप प्रैक्टिकल भी होंगे। अब यहाँ पे आपको जीवन के वास्तविक रहस्यों से रहस्योद्घाटन भी होगा। मित्र छूटेंगे, परिचित छूट जाएंगे, नए लोग मिलेंगे और जिम्मेदारी कमजोर और कम हो जाएगी। अब नौकरी छूट जाती है, पदस्थ अधिकारी बनने का स्वप्न शायद ही पूरा हो। दूसरा, सूर्य और शुक्र का जो यहाँ पे प्रभाव है, इसने भाग्य भाव को कंफ्यूज किया है और यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति का नीच भंग हुआ है। पर दूसरी बात है कि मंगल और चंद्रमा का चंद्र मंगल योग और धन भाव के अधिपति का नीच का होना, केंद्र में गुरु है, अलग बात है कि नीच भंग हुआ है। इस वजह से इस गुरु ने बहुत सारी चीजें आपको दी हैं, पर उतना नहीं जितना देना चाहिए। नवांश कुंडली में इस गुरु ने मंगल और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग लगा करके केतु के साथ शनि राहु के प्रभाव में आकर के अपने आप को स्क्वीज किया है, निचोड़ दिया है और कम दिया है। दशमांशा कुंडली में भी शिक्षकीय योग लगा था। आप शिक्षक ही हैं, दशम भाव के अधिपति उच्च के थे, इस वजह से प्रतियोगिताओं के साथ आपकी नौकरी आगे बढ़ी है और ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अब ये शनि अचानक से कुछ और भी दे दे तो कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, ये दे सकते हैं, इस वजह से प्रयास बाकी रहेगा। दूसरा, एकादशवें के चंद्रमा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने में कामयाब बना सकते हैं, पर एक शर्त पे, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, उनके पास बल थोड़ा कम है। ये 100% पदाधिकारी बनाना, उच्च पदाधिकारी बनना, पदस्थ हो जाना, ये हो सकता था। पर अगर ये शनि शत्रुग्रही नहीं होते और अगर ये सूर्य वृश्चिक राशि के नहीं होते, शुक्र के साथ कंफ्यूजन में नहीं होते, इस भाव के अधिपति नीच के नहीं होते और गुरु यहां अकेले नहीं बैठे होते, ये परिवर्तन राजयोग सामान्यतया है और यहां पे मंगल का नीच भंग सामान्यतया ही है। दूसरी बात है, लग्न में केतु और राहु का प्रभाव व्यक्ति को कई बार तंत्र मंत्र यंत्र रत्न सब बहुत सारी चीजें दे देता है। मतलब अब आप के पास सिर्फ एक चीज नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप वादन भी करते हैं, संगीत भी लिखते हैं, आप नृत्य भी करते हैं, आप कविताएं भी पढ़ देते हैं, आप अपने विषय के मास्टर भी हैं और बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसकी ऊर्जा का खपत कहां किया जाए। सूर्य जन्म कुंडली में 6वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे है। इसका अर्थ होगा कि सूर्य, शुक्र, राहु और शनि सबका प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे है। मंगल जन्म कुंडली में नीच के जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, आपकी कुंडली में यही दोनों भाव प्रभावित है, इसी वजह से आपको कम मिला है। ये दोनों ही भाव किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। अगर ये दोनों कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति को किए गए परिश्रम का फल थोड़ा कम मिलता है। आपकी कुंडली में गुरु ने बुध को अगर नहीं देखा होता तो ये कुंडली और भी कमजोर हो जाती। अगर गुरु और बुध का परिवर्तन योग नहीं लगता तो ये कुंडली कमजोर हो जाती। कहने को तो आपने भी मुझे बताया है कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है शनि के कारण, पर वस्तुतः उसने ही आपको दरिद्र भी बनाया है, स्वभावगत नहीं, बहुत सारी चीजों से उसने आपको दिया है। पर गौर करिए, उसके पहले आपकी कुंडली में दशा गुरु की थी, जो इस कुंडली के लिए लग्नेश होने के साथ साथ 2 केंद्रों के अधिपति अपने भाव में न बैठ करके शत्रुग्रही हो रहे हैं। अगर जो परिवर्तन नहीं होता तो यह हालत और भी पतली कर देते। अकेले बैठे हैं और गुरु को चाहिए संग, ये मेरा ही सूत्र है, गुरु को चाहिए संग। जो उन्हें संग नहीं मिला तो परेशानी कर देते हैं। गुरु राहु और केतु के केंद्र में आ रहे हैं और लग्न पे राहु केतु का प्रभाव है। सूर्य शुक्र के साथ बैठ करके कंफ्यूज हो रहे हैं और मंगल पंचम भाव में नीच के होकर के धन भाव को कमजोर कर रहे हैं, ये गड़बड़ी है। दूसरा, चंद्रमा आपकी कुंडली में मकर राशि का बैठा है, जिसपे अभी 7.5 का प्रभाव है, जिसके कारण मन पहले से ही व्यथित है। सवाल इतने कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, जिसका डिस्पोजिटर प्लैनेट पहले ही नीच का होकर के बैठा है। पंचम भाव में अकेले मंगल आपकी क्रिएटिविटी पे सेंध लगा देते हैं और जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य और शुक्र आपके प्रभावों को कमजोर करने में जुगत लगा देते हैं। दशमांश कुंडली के लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना
और केंद्र में गुरु और मंगल का बैठना, इसका ही फल था कि पापक ग्रह के चंद्रमा होने के बावजूद आपको नौकरी मिल गई। एकादशवें भाव में चंद्रमा अगर नहीं बैठे होते तो जो मिला है वो भी नहीं मिलता। एकादशवें के चंद्रमा, एकादशवें के चंद्रमा, एकादशवें के चंद्रमा जन्म, एकादशवें के शुक्र जन्म कुंडली में चंद्रमा से देखे जा रहे थे। दाम्पत्य बहुत अच्छा, पर फिर भी असंतोषी प्रवृत्ति, अपना निर्णय सब पे डाल देना और कई बार अपने जीवन का दृष्टिकोण सबसे अलग बना लेना और दार्शनिक बन जाना, चिंतन, मनन, अध्यात्म और आसपास का परिवेश आपको कई बार काटने को खाएगा। और एक बात और बताऊं, ये शनि की दशा किसी से भी अपने स्टेट के बारे में, अपने धन के बारे में कोई चर्चा ना करिएगा। जितना ज्यादा हो सके धर्म करिए। इस दशा काल को धर्म का काल कहा गया है और आपकी कुंडली के लिए शनि मघा नक्षत्र के बैठे हैं, जो आपसे कई बार एकाकीपन में रहने को मजबूर करेंगे। शनि की तीसरी उच्च दृष्टि आयु देगी और कम से कम आपके जीवन में धार्मिक कृत्य कराने का अवसर देगी। शनि की सातवीं दृष्टि बहुत अच्छी जाएगी, इस वजह से इसी दशा काल में ऋण और ऋणानुबंधन से मुक्त हो जाएंगे। और इसी शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके और भी निकटता के भावों को रखेगी। आपका कम्युनिकेशन और भी ज्यादा अब शांत हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अब आप जब पहले थोड़े कठोर थे, अब थोड़े नम्य हो जाएंगे। अब आप में विनम्रता थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्रों का भाव और इस भाव का अधिपति उसे देख रहा है। सूर्य ने आपको पहले झुकने नहीं दिया था, अब शुक्र और शनि मिलकर झुकाएंगे। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में तुला की है और गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में एकादश में, तो गुरु और शनि का प्रभाव 12वें भाव पे। इस वजह से व्यक्ति सामाजिक और श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में आएगा। बड़े लोग आपको आश्वासन देंगे, पर बड़ा मुश्किल से काम होगा। पैसे ना दीजिएगा, प्रमोशन के लिए अटकने का योग है, क्योंकि वस्तुतः ये लालची बना देंगे और कई बार आपसे भ्रमित करके, आपसे धन निकलवा करके आपको कष्ट भी देंगे। घुसखोरी के चक्कर में न पड़िएगा। जो बल मिल रहा है उसके बल पे बजरंग बली की पूजा करिए। आध्यात्मिकता की तरफ अपना ज्ञान बढ़ाने का बल आपको प्राप्त होना चाहिए। नवांश कुंडली में बहुत सारे नहीं, सारे के सारे ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ रहे हैं। जहां यहां पे शनि और राहु बैठे हैं, कहने को तो ये मित्र की राशि में बैठे हैं और अच्छा है, पर यहां बुध अकेले हैं। और इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में गौर से समझिए मंगल से दृष्ट है, जो पंचमेश है। इसका अर्थ होगा कि पत्नी के आने के बाद आपने उनका भी भाग्य अपने आप को प्राप्त करवा लिया है और वो मिला भी है। बुध और चंद्रमा के कारण अनफा योग बनेगा। गुरु से चंद्रमा सकट योग में इन्होंने आपको कम दिया है। और बेसिकली अगर मैं एक बात कहूं तो किन किन भावों के अधिपति, अब जरा देखिए तो पंचम भाव के अधिपति से लग्न भाव के अधिपति का सकट योग बना है, ये कमजोर होता है। और यहां पे सूर्य वृश्चिक राशि के बैठे थे, जो 6वें भाव के अधिपति और 8वें भाव के अधिपति के संग की युति है। आप जरा विचार करिए, 8वें और 6वें भाव के अधिपति, वैसे त्रिकोण में कोई भी ग्रह कभी खराब नहीं होता, पर निस्संदेह आपकी कुंडली में लग्नेश अगर भाग्य भाव में बैठेंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन षष्ठेश और अष्टमेश अगर बैठेंगे तो गड़बड़ होगा। दूसरा, पंचम भाव में ग्रह नीच का तो है ना, नवांश कुंडली में वो ग्रह आपकी कुंडली में उस भाव के अधिपति के साथ बैठ रहा है। इस कुंडली के लिए बुध मारकेश होते हैं। शनि स्वयं इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, पर प्रधान मारक के रूप में इसमें बुध जाने जाते हैं। शनि सहायक मारकेश होते हैं। इस कुंडली में शनि पापक ग्रह की राशि में नहीं, क्रूर ग्रह की राशि में पापक ग्रह का बैठना, 6वें भाव में उनका कारक क्षेत्र होता है। अकेले बैठे हैं, गुरु अकेले, शनि अकेले, मंगल अकेले, और यहां जो युति बनी उसने इस भाव को कमजोर कर दिया। बुध दशम स्थान में धनु राशि के बैठे थे, इस वजह से गुरु से दृष्ट होने के कारण उन्होंने कम से कम आपको धार्मिक और रिसर्चर, ज्ञानी, बुद्धिमान, लेकिन इसके साथ गड़बड़ी कहां हुई कि आपका मंगल नीच का था, जिसने आपको अधैर्य से युक्त, अधैर्यशाली व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान बना दी। बुध की दशा इस कुंडली के लिए कमजोर जाती है। इस कुंडली के लिए केतु की दशा अच्छी जाएगी, इस कुंडली के लिए गुरु की दशा अच्छी जाएगी, इस कुंडली के लिए शनि की दशा भी सामान्यतया ठीक जाएगी। इस कुंडली के लिए शुक्र की दशा, जो इस कुंडली के लिए मेहनत करवाने वाले ग्रह होते हैं, व्यक्ति को हृदय शूल, हार्ट अटैक की बीमारी देते हैं। वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अगर मंगल नीच के नहीं होते तो हृदय क्षेत्र में कोई भी बीमारी नहीं होती। पेट यहां कमजोर हो रहा है और जांग यहां कमजोर हो रहा है।
यहां बुध दशम स्थान है, इस वजह से आपको कम से कम कभी भी स्कंद पुराण की बात है याद आ गई, बता देता हूं। भगवान को गीता जी का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है, तो उन्हें सुनाया करिए। शनि की दशा है, एक लाजवर धारण करिए, अमोघ शिव कवच का पाठ करिए, 3 अंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए आप जैसे भी हो, लेकिन इस कुंडली के लिए गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा और दिशा उत्तर और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्रों के आधार पर इस कुंडली में हस्त, श्रवण, रेवती, मृगशिरा, पुनर्वसु ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अभी आपकी कुंडली में एक और बहुत अच्छा समय बाकी है जो मिलेगा 2025 से 27 तक। शनि में केतु आएंगे, उस समय मानसिक भ्रम होगा और मन चिड़चिड़ापन में भी जाएगा। शनि में शुक्र आएंगे जो व्याधियां देंगे, हालांकि उस समय धार्मिकता बढ़ेगी और दान की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। शनि में सूर्य आएंगे जो चिड़चिड़ाहट देंगे और पेट से संबंधित समस्याएं पैदा करेंगे। और शनि में चंद्रमा, कई बार व्यक्ति के जीवन में जैसे धन टिकता ही नहीं और उस समय धन की कमी खलेगी। शनि में मंगल, ये कष्ट देते हैं, पेट और कई तरीके की समस्याएं, कई बार मानसिक विकृति भी होती है, मन विक्षिप्त और परेशान होता है। शनि में राहु, कष्टप्रद। शनि में गुरु इस कुंडली के लिए ठीक रहेंगे, वो ठीक रहेगा। इस कुंडली के लिए कष्टप्रद स्थिति रहेगी शनि में शुक्र की, एक अलग तरीके से पूरा बता दूं। शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, शनि में शुक्र का अंतिम चरण और शनि में मंगल और बुध का चरण, ये कमजोर होंगे। इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति कब हो सकती थी? जब ये शुक्र यहां न बैठ करके यहीं बैठ जाते और ये शनि यहां न बैठ करके यहां बैठ जाते। अगर चंद्रमा यहां बैठे भी थे तो भी ठीक था, पर कम से कम शनि को यहां नहीं बैठना चाहिए था। वैसे इसका सकारात्मक फल आपके करियर को नौकरी देने वाला भी बना है। गुरु का प्रभाव बुध को बहुत अच्छा प्रभावित कर रहा था। लग्न बना है केतु का 19 डिग्री का और केतु रेवती नक्षत्र में बैठे हैं 18 डिग्री के। इसका अर्थ होगा कि रेवती नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति हो जाएंगे आपकी कुंडली के लिए। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र, और मैं समझता हूं कि इस कुंडली के लिए बुध मार्केश अगर नहीं होते और तो ये और भी अच्छी बात होती, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है। मीन लग्न की 19 डिग्री की कुंडली रेवती नक्षत्र की बनेगी। अब एक बात और बताता हूं, श्रवण के चंद्रमा ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, आगे भी देगा। हां, मानसिक शांति और होरा कुंडली के आधार पर अगर मैं बात बता दूं तो आपकी कुंडली में लगभग ग्रहों का जो सार तत्व कोश है वो आपको हमेशा ही धनाढ्य बना करके छोड़ेगा। धन हमेशा रहेगा। इस कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं है। ये कुंडली धैर्य से कमजोर है। ये कुंडली बहुत कम मिलने से या योग्यता के बाद भी कम मिलने से कमजोर है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे का दोष नवम भाव, नीच के मंगल जिसने आपको मेहनत खूब करवाया है पर दिया नहीं है, तृतीय भाव की कमजोरी, गुरु का अकेले बैठना, शनि का शत्रुग्रही होना। आपका जो था वो आपको मिला है सूर्य की दशा में और मंगल की दशा में। वस्तुतः इस कुंडली के लिए शनि और बुध मारकेश होते हैं, मैंने ये बात कही, जिसमें शनि सहायक मारक होते हैं और बुध प्रबल मारक होता है। मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु अच्छे होते हैं। बुध इस कुंडली के लिए मैंने कहा सुखेश होते हैं, पर वस्तुतः उन्हें अगर वो नहीं देखते तो आपको चल अचल संपत्ति और भूमि भावन वाहन का सुख वो भी नहीं मिलता। अभी एक और भी बहुत अच्छी संपत्ति बनाने का योग बन रहा है शनि में बुध वाला। ये आपकी कुंडली है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में वाहन वगैरह का सुख निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं। अगर अभी नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिए। दूसरा है माता और पिता में से आपकी कुंडली पिता से हमेशा ही लाभप्रद और माता का प्रभाव आपके ऊपर हमेशा ही रहेगा, और व्यक्ति अनुशासित होकर के उनकी सेवा किया भी है। संतान वगैरह को लेकर के ये कुंडली कभी कमजोर नहीं है, इस वजह से आप भी एक श्रेष्ठ संतति साबित हुए हैं और आपकी संतति भी श्रेष्ठ संतति साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कुंडली में आपके कर्म को हमेशा ही भाग्य का सहयोग मिला है। मैं ये 100% तो नहीं कह सकता, पर निसंदेह भाग्य कुंडली और D4 चार्ट के आधार पे और बाकी जो इन सब चीज़ों का जीवन में जो साधन होता है
उसके आधार पर गुरु का बल आपको मिलता रहा है। अगर वो किसी एक के संग हो जाते तो और भी अच्छी बात होती। साहसी आप हैं। मंगल का नीच भंग यहां हुआ नहीं है, पर एक वक्त पे आने के बाद उन्होंने अपना काम किया है और आपको दिया भी है। क्लियर है? अब क्या बताऊं। लाजवर्थ अमोघ शिव कवच का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र और गीता जी का पाठ इस कुंडली को बचा देगा। अभी आपकी कुंडली में गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब के सब आपके साथ खड़े हैं। मैं समझता हूं कि शनि के अंतर प्रत्यंतर में जितने भी ये ग्रह होंगे, अगर आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो ये सब आपके पक्ष में ही रहने वाले हैं। मैंने भले ही कैसे भी फलादेश किया हो, ये सब आपके पक्ष में रहने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।